हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पद के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है हमारी व्यवस्था में और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे ऐसे ऐसे अनुच्छेद और ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो कि इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। राज्य के प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता है। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य में राज्यपाल की स्थिति वही है जो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं कि पहली तो ये कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरी ये है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता और उसकी नियुक्ति के पश्चात उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा यदि वह अपनी नियुक्ति से पहले संसद या विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि राज्यपाल जो है वो ना तो संसद का और ना ही विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि वो पहले से इनका सदस्य है भी तो राज्यपाल बनते ही वो जो है सदस्य नहीं रह जाएगा इन सदनों का। अब इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल की शपथ प्रत्येक राज्यपाल अथवा प्रत्येक वह व्यक्ति जो राज्यपाल पद को ग्रहण करता है उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा कि जो राज्यपाल है वो किसके समक्ष जो है शपथ लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है, और वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, संविधान तथा विधि का संरक्षण और जनता की सेवा करेगा, ये शपथ है। और ये शपथ ली जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं? राज्यपाल की शक्तियों में पहली हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ राज्य सूची के विषयों तक सीमित हैं, यानी जो हमारे संविधान में राज्य सूची में जो विषय दिए हैं वहीं तक जो है राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, उसके आगे नहीं। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के अन्य बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह अपनी सरकार से राज्य के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त करे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराए। राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। अब हम इसकी विधायनी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का अंग माना जाता है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी विधानमंडल में भाषण दे सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं तथा विधानमंडल की बैठक बुला सकते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक महानिर्वाचन के बाद और प्रतिवर्ष के प्रथम अधिवेशन में विधानसभा को, या यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है यानी कि 2 सदन हैं विधानमंडल के, तो संयुक्त अधिवेशन को वो संबोधित कर सकता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास उसकी अनुमति और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है और चाहे तो उसे रोक सकता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रख सकता है। वह धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भी वापस भेज सकता है, किंतु यदि विधानमंडल उक्त विधेयक को संशोधन सहित बिना संशोधन के दोबारा पास कर देता है, यानी कि चाहे तो उसे संशोधन करे उसमें या फिर बिना संशोधन के ही दोबारा अगर विधानमंडल उसे पास कर देता है
तो उस पर राज्यपाल को अनुमति देनी ही होगी। यानी राज्यपाल केवल एक बार लौटा सकता है, लेकिन अगर वापस विधानमंडल से दोबारा उसके पास आ गया, चाहे उसमें संशोधन किया गया हो या ना किया गया हो, तो फिर राज्यपाल मजबूर है कि उसे अनुमति देनी ही होगी। विधानमंडल के विश्राम काल में राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त है। अब हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो धन विधेयकों और वित्त विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की वही शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं जो उक्त संबंध में केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के समक्ष मंत्रियों द्वारा वार्षिक बजट रखवाता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अब हम इसकी न्यायिक शक्तियों को डिस्कस करेंगे। तो जिन बातों के संबंध में राज्य की कार्यपालिका को अधिकार प्राप्त है, उनके कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। राज्यपाल के अन्य अधिकारों में राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पास करने के पश्चात उसकी समीक्षा के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेजता है। वह दोनों प्रलेखों को विधानसभा के अध्यक्ष के पास भेज देता है। अध्यक्ष उन्हें विधानमंडल के सम्मुख रखता है। राज्य के आय व्यय के बारे में महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को भी राज्यपाल इसी प्रकार निपटाता है। अब हम राज्यपाल की भूमिका और स्थिति के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें राज्यपाल की क्या स्थिति है और वो कैसी भूमिका निभाता है। तो राज्यपाल की भूमिका के संबंध में दो विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार राज्यपाल राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार राज्यपाल की राज्य के प्रशासन में भूमिका संवैधानिक अध्यक्ष से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों दृष्टिकोणों को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहले हम बात करेंगे पहले वाले दृष्टिकोण के बारे में कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। तो संविधान द्वारा राज्यों में भी केंद्र के सदृश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन की सुस्थापित परंपराओं के अनुसार शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो कि व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान है। अब हम संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक जो है राज्यपाल का रोल है इस बारे में बात करते हैं कि इस दृष्टिकोण को मानने वालों का कथन है कि संविधान सभा में वाद विवादों पर गहराई से दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार राज्यपाल सामान्य परिस्थितियों में एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे के.एम. मुंशी के शब्दों में कहा गया है, यानी के.एम. मुंशी ने कहा है कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा बहुत अधिक हितकारी और प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा सकता है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ। तो स्वविवेकी मतलब जो अपने विवेक से जो निर्णय लेता है, तो उसमें उसके पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं। तो एम.सी. सीतलवाड़ और दुर्गा दास बसु जैसे विद्वान लेखकों ने अपनी कृतियों में राज्यपाल की कुछ स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख किया है जो कि निम्नलिखित हैं। तो उसमें पहली है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्ति सीमित है। यदि विधानसभा में किसी दल का पूर्ण बहुमत हो, लेकिन विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति में असीमित व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब सीधा सा है, अगर किसी प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उसमें कोई एक दल जो है बहुमत से जो है चुनकर आ जाता है, स्पष्ट बहुमत से आ जाता है, तब फिर राज्यपाल के पास ज़्यादा कुछ करने का मौका है नहीं। तो वो मजबूर है कि जो सबसे बड़ा दल है जिसे बहुमत मिला है उसके ही नेता को बुलाएं कि आप जो है अपना बहुमत साबित करिए, मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तब राज्यपाल जो है काफ़ी पावरफुल हो जाता है।
फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो जिसे चाहे उसे बुला सकता है, अपने खुद से वो निर्णय ले सकता है। और क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति वास्तव में केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तो केवल एक रबर स्टैंप है, और इसीलिए फिर राज्यपाल वास्तव में उन लोगों के लिए काम करता है जो केंद्र सरकार के जो है मुखिया हैं, नेता हैं। तो आइए देखें इसके बारे में क्या है कि विधानसभा में राजनीतिक दलों की स्थिति अस्पष्ट हो, अर्थात किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति में निम्नलिखित 3 प्रकार से आचरण किया है। यानी ये पास्ट के संदर्भों को देख के बताया जा रहा है कि अभी तक पास्ट में जो है ऐसी स्थिति होने पे जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो तो राज्यपाल क्या क्या कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि कुछ राज्यों के राज्यपालों ने विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। यानी जो भले ही बहुमत ना हो लेकिन फिर भी जो सबसे बड़े दल का नेता हो उसे ही जो है आमंत्रित कर ले रहे हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये एक ईमानदारी भरा अच्छा कदम है राज्यपाल का। अगर राज्यपाल सही तरीके से ईमानदारी से अपने काम करे तो उसे यही करना चाहिए कि जो सबसे बड़े दल का नेता हो पहले उसे ही आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा और क्या किया है पास्ट में राज्यपालों ने कि कुछ राज्यों के राज्यपालों ने विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण न देकर उस व्यक्ति या गुट को जो है बुलाया है, या उस संयुक्त मोर्चा के नेता को जो मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति से पूर्व विधानसभा में बहुमत जुटाने तथा उसे प्रत्यक्षता दर्शाने में सक्षम हो आमंत्रित किया है। यानी कि उसे जिसको लगा, मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा दल है उसको ना बुलाकर अगर बाद के जो उससे पीछे के जो दल हैं तो वो आपस में गठबंधन बना ले और राज्यपाल उन्हें बुला ले कि अच्छा तुम आप ही जो है आएँ और यहाँ पर अपना बहुमत साबित कर दें। ऐसा आमतौर पे तब होता है जब केंद्र सरकार चाहती है कि ये दो जो सबसे बड़ा दल है वो सरकार ना बना पाए बल्कि बाकी के जो दल हैं वो किसी तरीके से सरकार बना ले, तभी राज्यपाल ऐसा करता है। ये तो ईमानदारी की बात है, वास्तव में ऐसा होता है, लेकिन कहने को तो अब कि स्वविवेक से निर्णय ले रहे हैं राज्यपाल महोदय, तो अब क्या किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें आपको एग्ज़ाम की कॉपी में नहीं लिखनी है, एग्ज़ाम की कॉपी में वही लिखना है जो यहाँ आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो तीसरा क्या है कि कुछ राज्यों में विशेषकर केरल, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में चुनाव से पूर्व बनने वाले गठबंधनों को यदि विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त हो जाता है तो राज्यपालों ने उस गठबंधन या मोर्चे के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल को भंग करना, राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। यानी कि जो प्रदेश सरकार है उसे ही भंग कर सकता है। कब कर सकता है? पहला कि यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है। तो ये हुई पहली स्थिति। दूसरी ये है कि यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित किया गया हो तो राज्यपाल उसे पद से हटा सकता है। तीसरा है विधानसभा को भंग करना। राज्यपाल विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। यह आशा की जाती है कि राज्यपाल इस अधिकार का परिपालन अपने मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल ने मार्च 1971 में डीएमके के मुख्यमंत्री करुणानिधि के परामर्श पर विधानसभा भंग कर दी। जून 1971 में पंजाब के राज्यपाल ने अकाली दल के मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा भंग कर दी थी। उल्लेखनीय है कि विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। अब हम जो है बात करेंगे संवैधानिक शासन की विफलता के संबंध में प्रतिवेदन के बारे में। तो अनुच्छेद 356 ये बहुत ही विवादित अनुच्छेद है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि विवादित है इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल
राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा हो तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है और इस प्रकार के प्रतिवेदन के आधार पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्यपाल इस प्रकार के प्रतिवेदन स्वविवेक से भेजता है और इस संबंध में वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपे तो राज्यपाल उन सब को पूरा करता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। तो देखिए, यही वो अनुच्छेद है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं राज्यपाल और जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। ये तब होता है जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आपस में नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो क्या किया जाता है कि राज्यपाल विधानसभा को कोई ना कोई बहाना बनाकर भंग कर देता है कि यहाँ की जो है व्यवस्था बहुत ख़राब है, संवैधानिक संकट की स्थिति हो गई है, और वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राष्ट्रपति वहाँ से मान लेते हैं। हालांकि अब ये चीज़ ज़्यादा नहीं होती, अब बहुत इस पर कंट्रोल हो गया है, लेकिन पहले के समय में ये बहुत ज़्यादा होता था कि केंद्र सरकार जब देखती थी कि किसी प्रदेश में जो है वो चुनाव हार गई है और कोई विपक्षी दल ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहाँ की सरकार को गिरा दिया जाता था। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष भी नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण ढंग से भाग ले सकता है। तो दोस्तों, राज्य के प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता है। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य में राज्यपाल की स्थिति वही है जो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं कि